धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के तहत हवाई अड्डों के माध्यम से आर्थिक विकास की उम्मीद की गई थी, लेकिन इसके संदर्भ में सरकार ने अब तक कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। उद्योग के हितधारकों ने सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए सहायक उपायों की अनुपस्थिति की आलोचना की है, जैसे कि विमानन टरबाइन ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती, एटीएफ उत्पाद शुल्क में कमी के रूप में कटौती, एयरलाइनों के लिए रियायतों वित्त पोषण का आवंटन आदि। टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री के हिस्से के रूप में सरकार ने एयर इंडिया की बकाया गारंटीकृत देनदारियों के निपटान के लिए 51,971 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इनमें वे ऋण भी शामिल है जो एयरलाइन की बिक्री के हिस्से के रूप में टाटा समूह को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। उड़ान आरसीएस योजना उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जो भारत की एयरलाइन कंपनियों को नए और गैर सेवा वाले मार्गों पर उड़ान भरने के बदले में महत्वपूर्ण व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण प्रदान करती है, भारतीय के लिए हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भी है। हालांकि इस योजना ने वित्त 2022 में अपने आवंटन में 994 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2023 में 600 करोड़ रुपए की कमी देखी है। भारत सरकार द्वारा एटीएफ पर 8.5% तक के मूल्य वृद्धि की घोषणा के परिणाम स्वरूप एनसीआर में कमोडिटी की अब तक की सबसे अधिक कीमत 86,038.16 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। ये खर्च आमतौर पर यात्रियों पर डाले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप भारत के आम नागरिकों के लिए हवाई किराए की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने 2022 के बजट में आवंटन का 86.8% एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश और उसी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के लिए है। इसका मतलब यह है कि प्रभावी रूप से बजट का केवल 13.2% ही इस क्षेत्र के लिए गुणात्मक रूप से आवंटित किया गया है, जो कि मात्र 1407 करोड़ रुपए ही है। समिति ने कहा है कि इस तरह के कम आवंटन से नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि रुक जाएगी, जो पहले से ही महामारी से संबंधित मंदी के कारण पीड़ित है। उपरोक्त बिंदु को जोड़ते हुए आधिकारिक पूर्वानुमान बताते हैं कि भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि दर में लगातार गिरावट आई है। 2020-21 में 73% की वृद्धि और 2021-22 में 69% की वृद्धि के बाद 2022-23 के लिए पुनर्निर्माण 20% विकास दर पर है और 2024 के लिए पुनर्निर्माण में और गिरावट आई है और 11% की वृद्धि दर है। यह भी देखा गया है कि संशोधित अनुमान की मांग हमेशा वास्तविक आवंटन से अधिक होती है। मंत्रालय का व्यय 2017-18 से संशोधित आवंटन से हमेशा कम रहा है, जैसे कि परिवहन, पर्यटन और स्थायी समिति द्वारा नोट किया गया है। अनुमानों का उपयोग करने के लिए मंत्रालय की ओर से योजना की कमी की ओर भी इशारा करता है। सरकार ने घोषणा की है कि वह 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण करेगी और यह प्रशंसनीय कार्य है। हालांकि मैं सदन का ध्यान अपने राज्य उत्तर प्रदेश के अपने जनपद आजमगढ़ हवाई अड्डे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, जिसने निर्माण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना भी किया है। पिछले 2 वर्षों से सरकार ने समय समय पर वादा किया है कि परियोजना लगभग तैयार है, लेकिन अभी तक इस हवाई अड्डे का संचालन सरकार शुरू नहीं कर पाई है। आजमगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन 2018 में किया गया था और इसे 2020 तक पूरा करना था, लेकिन मंत्रालय ने समय समय पर परियोजना को पूरा करने में विफलता दिखाया है और कई कारण प्रस्तुत किए हैं। आज तक प्रस्तावित मार्ग आजमगढ़ से लखनऊ के लिए है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी आजमगढ़ से 110 किलोमीटर अधिक दूर है, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है। यह आम नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के सरकार के वादों के विपरीत है। मंत्रालय को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिल सके और हवाई संपर्क में आसानी हो सके। महोदय, यदि आजमगढ़ के सीमावर्ती जनपदों जैसे बलिया, मऊ, गाजीपुर, फैजाबाद तथा सीमांत गोरखपुर के यात्री हवाई यात्रा हेतु समय और ईंधन का व्यापक प्रयोग कर आर्थिक क्षति को भी सहते हैं और साथ ही शारीरिक तथा मानसिक कष्ट को भी सहते हैं। महोदय,
यदि आजमगढ़ के मंदूरी हवाई अड्डे का परिचालन यथाशीघ्र आरंभ हो जाता है तो यहाँ के हथकरघा उद्योग से जुड़े व्यवसाय जैसे बनारसी साड़ी, मऊ का हैंडलूम उद्योग, आजमगढ़ की काली मिट्टी बर्तन का उद्योग, सजावटी उपकरण सामग्री को एक नया बाजार मिलने की प्रबल संभावना है। अतएव बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा। साथ ही यहाँ के जो स्थायी व्यक्तियों को भी रोजगार के नए सृजन प्राप्त होंगे, जिससे ग्रामीण अंचल के बेरोजगारों को शहर की तरफ पलायन से रोका जा सकेगा। इसी कड़ी में बताना चाहूंगी कि मेरे बताए हुए मेरे जनपद से बीमार व्यक्तियों तथा को तत्कालीन हवाई यात्रा की सुविधा न मिलने के कारण बहुत ही ज्यादा सक्षम व्यक्ति भी असमय मौत के आगोश में चले जाते हैं। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूं इससे पहले आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि मंदूरी हवाई अड्डे पर कार्य कराने वालों कार्मिकों में वहां के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, विशेषतः उन परिवारों के बच्चों को जिनकी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीनकर एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। महोदय, आपसे अनुरोध है कि मेरे गृह जनपद आजमगढ़ का आर्थिक विकास सुचारू रूप से हो सके, यहाँ के उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके तथा बेरोजगारों को उनके गृह क्षेत्र में भी रोजगार मिल सके और सामान्य व्यक्तियों के लिए समय और धन की बर्बादी को रोकते हुए मंदूरी हवाई अड्डे का परिचालन यथाशीघ्र आरंभ किया जाए। यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।